नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य के इस कक्षा कक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उछेगा धीरे धीरे जमीन से जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे आदमियों पर बहस चल रही होगी। नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द। इन पंक्तियों की कवयित्री हैं निर्मला पुतुल और अपनी इसी प्रकार की आदमियों से जुड़ी हुई सशक्त अभिव्यक्ति के कारण वे लगातार प्रशंसित और चर्चित रही हैं। आम आदमी के प्रति अपने इसी जुड़ाव के कारण, प्रकृति के प्रति प्रेम के कारण ये कवयित्री राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने में सफल रही। निर्मला पुतुल जी का जन्म सन 1972 में दुमका, झारखंड में हुआ। आपका प्रारंभिक जीवन अभाव में बीता। पिता यद्यपि सरकारी सेवा में शिक्षक रहे, परंतु उसके बाद भी जीवन में लगातार आर्थिक अभावों से आपका सामना रहा। नर्सिंग की आपने शिक्षा प्राप्त की और सोचा कि इसे व्यवसाय के रूप में जब अपनाएंगे तो शायद उसके माध्यम से कुछ आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल सके, पर यह संभव न हो सका। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आर्थिक अभावों से लगातार जूझते हुए भी आपने पुरुष वर्चस्व वाली सामाजिक रीतियों का बहिष्कार किया। स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो आपकी कविताओं के केंद्र में रहती हैं। आपने आदिवासी जीवन के अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ समाज का परिचय करवाया। संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक सभी पहलुओं को आपने समाज के समक्ष रखा। संथाली समाज में जहां एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव, कठोर परिश्रम करने का सामर्थ्य, लगातार प्रकृति के साथ संघर्ष जैसे बहुत सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ता उनका झुकाव भी है। आपने लगातार अपनी कविताओं के माध्यम से इन सब पहलुओं को समाज के सामने रखा और एक सचेत कवयित्री का अपना दायित्व सक्षमता के साथ निभाया। आज जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं, आओ मिलकर बचाएं, वह कविता समाज के दोनों पक्षों का, संथाली समाज के दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हमारे समक्ष रखती हैं। वृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज से उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। आदिवासी समाज का यही संकट कविता का मूल स्वर है। इस कविता का संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह जी ने किया है। निश्चित रूप से यह केवल संथाली समाज की कविता नहीं है, यह पूरे देश के समाज से कटे हुए ऐसे वर्गों का संकट है जो लगातार शहरी मानसिकता के साथ पाश्चात्य संस्कृति के नकारात्मक पहलुओं के कारण अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। कविता अपने आप में बहुत ही शानदार है। आइए इस कविता का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कविता का वाचन। कविता का आदर्श वाचन। आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन,
कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। इस कविता के माध्यम से कवयित्री अनेक संथाली भाषा की बातें हमारे साथ करती हैं। संथाली समाज की अनेक कुरीतियों को, विशेषताओं को बड़ी सक्षमता के साथ वे हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। तो सबसे पहले कविता को समझने के लिए शब्द छवि। आबो हवा, जलवायु, माटी, मिट्टी, सौंधापन, सुगंध, उम्मीद, आशा, दौड़, समय, अक्खड़पन, किसी बात को लेकर रुखाई से तन जाने का भाव, जुझारूपन, जूझने या संघर्ष करने की प्रवृत्ति। इन शब्दों के माध्यम से आप कविता को सहजता के साथ समझ पाएंगे। आप जानते हैं, किसी भी कविता की जब व्याख्या करनी हो तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या करते हैं और तत्पश्चात विशेष लिखते हैं। तो इस कविता का प्रसंग होगा कि प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है। कविता का शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं और इसकी कवयित्री हैं निर्मला पुतुल। कविता में कवयित्री संथाली समाज की अनेक विशेषताओं को हमारे सामने रखती हैं। प्रारंभिक पंक्तियां हैं, आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। कवयित्री अपने संथाल परगना के लोगों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि आज हमारी बस्तियां नंगी हो रही हैं। जिस प्रकृति ने पूरी बस्ती को अपने हरियालेपन से, अपने हरेपन से, अपने पेड़ों से ढक रखा था, उन पेड़ों को हमने काट दिया है। जो पृथ्वी उन पेड़ों के माध्यम से बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी, जो उसका वास्तविक सौंदर्य था, जो उसकी धानी चुनर थी, हमने उसे उससे छीन लिया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे कवयित्री कहती हैं कि यह सब शहर की आबो हवा का प्रभाव है। मैं अगेय जी की कविता की कुछ पंक्तियां आपको बताना चाहूंगा। अगेय लिखते हैं, सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं जवाब दोगे, फिर कहां से सीखा डसना, विष कहां से पाया। तो नगर में रहने वाले लोग कहीं न कहीं ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कुछ कुरीतियों के कारण लगातार प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं और वे कंक्रीट के जंगल खड़े कर देते हैं। ऐसे ही लोगों को कहीं न कहीं संबोधित करते हुए अपने संथाल परगना के लोगों को कवयित्री समझाती हैं कि हमें लगातार शहर की उन नकारात्मक बातों से, शहर की उस आबो हवा से अपने आप को बचाए रखना है। हमें बचाए रखना है कि कहीं न कहीं हमारी पूरी की पूरी बस्ती हड़िया में न डूब जाए, हड़ियों का ढांचा भरने रह जाए, लोगों का मांस कोई नोच न ले जाए, लोग आर्थिक अभावों से इस प्रकार से बिल्कुल दीनहीन न हो जाएं कि वे हड्डियों का ढांचा पर रह जाएं। आगे कवयित्री कहती हैं, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, हमारे चेहरे पर लगातार अपने क्षेत्र का, अपने परगने का गौरव बना रहे। हमारी भाषा में लोक भाषा का महत्व, उसका सामर्थ्य झलकता रहे। आगे कवयित्री लिखती हैं, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। हम लोगों ने अपनी दिनचर्या को बहुत अधिक रोबोटिक बना दिया है, कृत्रिम बना दिया है।
और इस कृत्रिमता के कारण जो सहज भाव होते हैं, सहज संवेदनाएं होती हैं, जो मानव को मानव से जोड़ती हैं, जो हमें पशुओं से इतर बनाती हैं, वो तमाम संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं। यह कृत्रिम संवेदनाएं हमारे जीवन से निकलनी चाहिए। हमारे जीवन में एक गर्माहट आनी चाहिए, एक जोश आना चाहिए जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, जो एक दूसरे को देख करके हरा हो जाए, प्रसन्न हो जाए। मन का हरापन, कवयित्री एक शब्द का प्रयोग करती हैं, मन का हरापन, यानी देखते ही आप जब किसी को प्रसन्न होते हैं। कई बार कहा जाता है बागों बाग हो गया, और कई फिल्मी लोग उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं गार्डन गार्डन। तो उसका अभिप्राय क्या है कि जब आप किसी को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, उसकी खुशियों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तो उसके लिए कवयित्री इस्तेमाल करती हैं मन का हरापन, जीवन की गर्माहट, भोलापन, दिल का अक्खड़पन और जुझारूपन भी। जब ऐसी स्थितियां हों कि आप किसी के विचारों से असहमत हों, जब ऐसी स्थितियां हों कि प्रशासन आप पर इस तरह की चीजें लागू करे जो आप स्वीकार नहीं करना चाहते, तो ऐसी स्थिति में अक्खड़पन और जुझारूपन की भी गहरी आवश्यकता होती है, जो हमारे क्षेत्र के लोगों की विशेषता रही है। कवयित्री आगे लिखती हैं, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट, ये सब चीजें जो संथाली समाज की विशेषताएं रही हैं, जिनके माध्यम से वे अपने शौर्य को व्यक्त करते हैं, जिनके माध्यम से, वृक्षों के माध्यम से, वनों के माध्यम से अपनी दिनचर्या को चलाते हैं। जिस जंगल में वे रहते हैं उस प्रकृति का संरक्षण करते हुए वहां की हवा में सांस लेते हैं, अपनी नदियों को जो लगातार वे प्रदूषण से बचाते हैं, और अपने पहाड़ों को कारखानों के शोर से बचाए रखते हैं, क्योंकि पहाड़ों में वहां की शांति ही वहां की थाती है। यदि आप लगातार वहां इस प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं जिससे वहां की शांति भंग होती है, तो निश्चित रूप से यह प्रकृति के लिए, पहाड़ों के लिए उचित नहीं है। इसलिए कवयित्री आह्वान करती हैं और इसके लिए शब्द इस्तेमाल करती हैं, पहाड़ों का मौन। वे अपने लोकगीतों को महत्व देती हैं और अपनी मिट्टी से, अपनी भाषा से जोड़ने के लिए आह्वान करती हैं गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाहट। यानी लगातार हम प्रकृति का संरक्षण करें, अपनी फसलों को उपजाएं, और जितने हमारे पास जो जुझारूपन है प्रकृति के साथ लगातार लड़ने का, अपने अन्याय के खिलाफ लड़ने का, उसे संजो कर रखें, उसे बचा कर रखें। आगे कवयित्री ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती हैं जिनके संदर्भ में शहर में सोचना भी अपने आप में दुष्कर है। कवयित्री कहती हैं, नाचने के लिए खुला आंगन। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बड़े शहरों में आपको आंगन मिले, जबकि आदिवासी समाज में, आदिवासी समाज के लोग कितने ही साथ मिलकर सामूहिक नृत्य का आनंद लेते हैं और उनके उस ऊर्जावान नृत्य से अपनी भावनाओं को, अपनी सकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। ऐसी ऐसी संवेदनाएं, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो किसी भी मानवीय जीवन के लिए आवश्यक हैं, उनकी बात कवयित्री सहजता के साथ अपनी कविता में करती हैं कि हमेशा हम अपनी हंसी को बरकरार रखें, हमें एकांत में समय मिले। बहुत अच्छी कविता की पंक्तियां मुझे ध्यान आ रही हैं। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। तो यदि हमारे पास मुट्ठी भर एकांत है तो हम उस खामोशी के माध्यम से अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, अपने मन के भीतर की बातों को सुन सकते हैं। कवयित्री अपनी कविता में उन सब चीज़ों की बात करती हैं।
कवयित्री बच्चों की बात करती हैं। वे कहती हैं बच्चों के लिए मैदान। कहाँ खेल के मैदान आज दिखाई देते हैं। कवयित्री इसकी तरफ संकेत करती हैं कि कहीं न कहीं शिक्षा के प्रभाव के कारण, वस्तुओं के बढ़ते बोझ के कारण हमने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है, उनके मैदान छीन लिए हैं, उनका खेल छीन लिया है। तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को मैदान मिले, पशुओं को हरी हरी घास मिले, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति प्राप्त हो। आजकल वृद्धों का सम्मान हो नहीं रहा है। तो कवयित्री अपनी कविता के माध्यम से उन तमाम पहलुओं को छूती हैं जो एक स्वस्थ समाज के लिए, जो एक आदर्श समाज के लिए आवश्यक हैं। बच्चों का ध्यान रखा जाए, बुजुर्गों का ध्यान रखा जाए, यहाँ तक कि देश में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के प्रति भी हमारी धारणाएं बहुत सकारात्मक हों, इसकी तरफ भी कवयित्री अपनी इस कविता के माध्यम से संकेत करती हैं। कवयित्री कहती हैं कि आज का दौर बहुत अविश्वास का दौर है। मनुष्य पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लगातार मनुष्य के उस विश्वास को बरकरार रखें। थोड़ा सा विश्वास और मानवीय संवेदनाओं के प्रति गहरी उम्मीद कायम है। वे कहती हैं कि मनुष्य के सपनों को हम लोग बरकरार रखें और इस अविश्वास के दौर में बहुत कुछ हमारे पास बचा है। बचाने के लिए हम सबको मिलकर के उसे बचाना चाहिए। इसलिए कवयित्री अपने इस आह्वान गीत का शीर्षक रखती हैं, आओ मिलकर बचाएं। एक आह्वान है हम सब के लिए कि ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो देश में, समाज में रहने के लिए हम सब के लिए आवश्यक हैं, उन सब को हम मिलकर के बचाएं। कविता के प्रमुख हिस्सों की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूं, जो आप विशेष के रूप में अपनी कविता में लिखेंगे। तो इस कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। विशेष के अंतर्गत कुछ प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। जैसे प्रथम, काव्यांश में विशेषताएं हैं, संथाली क्षेत्र के परिवेश एवं संस्कृति को बचाकर रखने की ललक कवयित्री ने व्यक्त की है। शहरी आबो हवा, शहर की कृत्रिम संस्कृति के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया है। नंगी होना बहुआयामी प्रयोग है। इसका अर्थ है मर्यादाहीन होना, निर्लज्ज होना, पेड़ पौधों से विहीन होना। उर्दू एवं लोक प्रचलित हिंदी के तद्भव शब्दों का सार्थक प्रयोग कवयित्री अपने इस काव्यांश में करती हैं। द्वितीय जो काव्यांश है उसमें कवयित्री आदिवासी समाज की संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने पर चिंता व्यक्त करती हैं। शब्द योजना अत्यंत सार्थक और सटीक है। तृतीय जो काव्यांश है उसमें कवयित्री प्राकृतिक संसाधनों और वातावरण के नष्ट होने पर चिंता व्यक्त करती हैं। भाषा गद्य में होते हुए भी प्रवाहमयी है। अंतिम कवितांश है उसमें कवयित्री नाश होती हुई आदिवासी संस्कृति के प्रति चिंता व्यक्त करती हैं और छंद मुक्तता इस पूरी कविता में विद्यमान है। कविता की इन प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करने के उपरांत आपको पता है कि जब आप कविता की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, तत्पश्चात आप व्याख्या करेंगे और अंत में विशेष के अंतर्गत आप उस काव्यांश में आने वाली प्रमुख विशेषताओं को विस्तृत रूप से लिखेंगे, जिसमें प्रारंभ में आप भाव संबंधी विशेषताओं की बात करेंगे और तत्पश्चात कलागत विशेषताओं की आप बात करते हैं, जिसके अंतर्गत आप छंद की बात करेंगे, अलंकार की बात करेंगे, भाव की बात करेंगे, भाव साम्यता की बात करेंगे, शब्द योजना की बात करेंगे और इन सब के माध्यम से आप कविता के पूरे सौंदर्य को सबके सामने रखेंगे। अब हम करेंगे कविता का अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए
किस बात की ओर संकेत किया गया है? माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवयित्री मनुष्य की मूल पहचान से जुड़े रहने का संकेत करती हैं। वे बताती हैं कि संथाली लोक जीवन की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो सभी के समक्ष आनी चाहिए। वे बताती हैं कि संथाली समाज के लोग सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव, जुझारूपन आदि विशेषताओं से युक्त हैं और उन्हें अपनी इन विशेषताओं को बचाए रखना चाहिए। यही उनकी माटी का रंग है जो बहुत ही आनंददायक है, महत्वपूर्ण है और मानव समाज की थाती है। अगले प्रश्न में कवयित्री पूछती हैं, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय यह है कि झारखंड के लोग अपनी मातृभाषा के प्रति समर्पित रहें। हम जानते हैं कि किस प्रकार बांग्लादेश के लोगों ने अपनी मातृभाषा के प्रति अपने समर्पण के कारण अनेक यात्राएं सही और उसी के कारण हम पूरे विश्व में मातृभाषा दिवस भी मनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कवयित्री आह्वान करती हैं संथाल क्षेत्र के लोगों से कि वे अपनी मातृभाषा झारखंडी भाषा के प्रति समर्पित हों, उसकी विशेषताओं को पूरे विश्व के सामने रखें, क्योंकि वही भाषा है जो उनके दर्द को महत्व देना जानती है, जो उनकी विशेषताओं को सबके समक्ष रख सकती है। इसलिए वे अपनी भाषा की सहज स्वाभाविक विशेषताओं को किसी भी स्थिति में नष्ट ना करें। अगला प्रश्न है, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? दिल के भोलेपन में सहजता, सच्चाई और ईमानदारी का भाव है। अक्खड़पन से अभिप्राय अपनी बात पर दृढ़ रहने से है और जुझारूपन के माध्यम से कवयित्री उस समाज की संघर्षशीलता को हमारे सामने रखना चाहती हैं। वास्तव में वे बताती हैं कि यदि किसी समाज को सक्षम बनना है तो बहुत आवश्यकता है कि उसका जुझारूपन भी हमारे सामने रहे। दिनकर जी की पंक्तियां मुझे स्मरण आती हैं, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनित सरल हो। तो आपके पास बहुत जरूरी है कि आपका जुझारूपन, आपकी ताकत, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का आपका सामर्थ्य निरंतर बना रहे। इसी की ओर कवयित्री अपने इन शब्दों के माध्यम से संकेत करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? तो प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की अनेक बुराइयां हमारे सामने रखती हैं। आदिवासी समाज कहीं न कहीं अपनी बस्तियों को नंगी होने से नहीं बचा पा रहा है। आदिवासी समाज शहर की आबो हवा के प्रभाव में पहुंच रहा है। जीवन का उत्साह खत्म होता जा रहा है। काम के प्रति अरुचि उनमें पैदा हो रही है। लगातार अपनी मातृभाषा के प्रति उनका मोह भंग हो रहा है। शराब, अशिक्षा, भाषा से अलगाव, अनेकानेक ऐसे दुर्गुण हैं जो आदिवासी समाज में दिखाई देते हैं। कवयित्री इन सब को दूर करने का आह्वान अपनी इस कविता के माध्यम से करती हैं। प्रश्न संख्या 5। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है? इस दौर में भी बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है के माध्यम से कवयित्री कहती हैं कि हमारे पास बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें आज भी विद्यमान हैं जिनके माध्यम से हम एक श्रेष्ठ विश्व का निर्माण कर सकते हैं, जिनमें है आपसी विश्वास, उम्मीदें। इन सबको सामूहिक प्रयासों से ही बचाया जा सकता है। मन का हरापन, भोलापन, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मानवीय जीवन की थाती हैं और वे समाज के सभी वर्गों को, बच्चों को, पशुओं को,
वृद्धों को, पहाड़ों को, प्रकृति को अपनी इस कविता में शामिल करती हैं और आह्वान करती हैं कि हमें इन सब के लिए जो श्रेष्ठतम चीज़ें हैं उन्हें बचा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, इसके माध्यम से कवयित्री बताती हैं कि हम लोग जीवन जी तो रहे हैं, पर उस जीवन में पहले जो उत्साह होता था, जो उमंग होती थी, जो एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता होती थी, जो सामाजिकता का भाव होता था, वह सभी नदारद है। हमें पुनः अपने जीवन में उसी प्रकार की चीज़ों को, उसी प्रकार के भावों को, उन्हीं संवेदनाओं को डालने की आवश्यकता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं, ये कविता के सूत्र वाक्य हैं। कहीं न कहीं अपनी पूरी कविता की भूमिका में कवयित्री हमें ऐसी ऐसी चीज़ों से परिचित करवाती हैं जिनसे हमने इस राष्ट्र को, समाज को, प्रकृति को वंचित कर दिया है। तो इनके माध्यम से कवयित्री आह्वान करती हैं कि इसके मूल में अविश्वास है। हमारा प्रकृति के साथ विश्वास टूटा है, मानवीय संबंधों के प्रति विश्वास टूटा है और उसके टूटने के बहुत ही नकारात्मक परिणाम हम लोग झेल रहे हैं। तो लगातार हमें उस विश्वास को बचाए रखना है, हमें उम्मीद की डोर कहीं छोड़नी नहीं है। बहुत नुकसान हमने संबंधों को पहुंचाया है, पर फिर भी हमारे पास समय है, हमें जागृत हो जाना चाहिए और एक स्वप्न हमें साकार करना चाहिए जहां लोगों को वो सब चीज़ें मिलें जिनके बारे में कवयित्री बात करती हैं। वे बात करती हैं भोलेपन की, वे बात करती हैं लोक भाषा के सामर्थ्य की, वे बात करती हैं वृद्धों के सम्मान और उनके एकांत की, वे बात करती हैं प्रकृति संरक्षण की, वे बात करती हैं बच्चों के लिए खेल की, मैदान की। तो ऐसी ऐसी बातें जिनसे हमने अपने समाज को वंचित किया है, उन सबको बचाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? तो ऐसा नहीं है कि शहर में सब चीज़ें नकारात्मक हैं, पर लोक समाज में, आदिवासी समाज में शहर की अनेक ऐसी विकृतियां पहुंच गई हैं जो वहां के मूल स्वरूप को विनिष्ट कर रही हैं। जैसे प्रकृति का संरक्षण नहीं करना, जैसे मानवीय संवेदनाओं का नष्ट हो जाना, जैसे पहाड़ों की शांति को भंग कर देना। तो पर्यावरण के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, बच्चों के प्रति जो लगातार उत्तरदायित्व विहीनता समाज में आ रही है, उन सब के प्रति कवयित्री आह्वान करती हैं कि हमें उससे बचना चाहिए। भाषिक प्रदूषण से, सांस्कृतिक प्रदूषण से, सामाजिक प्रदूषण से, रहन सहन के प्रति आ रही विकृतियों से, अनेक स्तरों पर कवयित्री हमसे आह्वान करती हैं कि हमें लगातार अपनी बस्तियों को उससे बचाने की आवश्यकता है। 2 प्रश्न कविता के आसपास हमसे पूछे गए हैं। इस संदर्भ में पहला प्रश्न है, आप अपने शहर या बस्ती को किन चीज़ों से बचाना चाहेंगे? तो आप यदि शहर में रहते हैं तो आपको अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए। जैसे हमारे शहर को हम गंदगी से बचाना चाहेंगे, हमारे शहर को हम प्रदूषण से बचाना चाहेंगे, हमारे शहर को हम क्राइम से बचाना चाहेंगे। अनेक स्तरों पर आप देखते हैं कि किस प्रकार बहुत जघन्य अपराध आज हो रहे हैं और इसमें युवा और बच्चे भी शामिल हैं। तो अनेक ऐसी चीज़ें आपको अपने शहर में, अपनी संस्कृति में दिखाई देंगी जिनसे
अपने क्षेत्र को बचाए जाने की आवश्यकता है। तो हमें लगातार अपने क्षेत्र के इस सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक प्रदूषण को दूर करने की आवश्यकता है। पाठ के आसपास में अगला जो प्रश्न है वह है आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें। तो देखिए, आज के आदिवासी समाज में और जिस समय यह कविता लिखी गई थी उस समय के आदिवासी समाज में बहुत अधिक भिन्नता है। आज आदिवासी समाज नए ज़माने के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। उनके लिए शिक्षण संस्थाएं खोले जा रही हैं, उनके लिए औषधालय खोले जा रहे हैं, उनके लिए अनेक अनेक ऐसी योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं जिनके माध्यम से उनका उन्नयन हो सके और प्रकृति का संरक्षण भी हो सके। यहाँ तक कि कुछ विश्वविद्यालय खास तौर पर आदिवासी समाज के लिए खोले गए हैं। नौकरियों में उनको विशेष रूप से आरक्षण दिया गया है। राजनीतिक नेतृत्व में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया गया है। तो सरकार की तरफ से अनेक प्रयास ऐसे हो रहे हैं जिससे समाज की मुख्य धारा में आदिवासी समाज को जोड़ा जा सके। पर हमें कवयित्री का आह्वान भी नहीं भूलना चाहिए कि आदिवासी समाज अपनी मूल संस्कृति और मूल संस्कार को कभी न भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अपने इस कालांश में आओ मिलकर बचाएं एक बहुत ही शानदार कविता को पढ़ा। निर्मला पुतुल जी ने जिन महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यह आह्वान हम सब के लिए है। तो हम आज ही प्रकृति संरक्षण के लिए, मानवीय संवेदनाओं की जागृति के लिए, लोक भाषा के उत्थान और विकास के लिए, राष्ट्रीय संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए तत्पर होंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।